हेलो दोस्तों, एम के एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की तरफ से जो हाल ही में जो नया रिक्वायरमेंट जारी किया गया है। तो दोस्तों जिन पदों पर जो ये रिक्वायरमेंट है वो जारी किया गया है उसके सिलेबस के बारे में और जो उसकी जो एग्जाम फीस है उसके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। और दोस्तों जो एज का क्या क्राइटेरिया है उसके बारे में भी हम जानेंगे। और इसके अलावा दोस्तों जो पेपर है वो किस तरह का होगा उसकी जो पूरी जानकारी है आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो दोस्तों जो राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड है उसने जो हाल ही में जो रिक्वायरमेंट जारी किया है दोस्तों, जिसे असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, जूनियर लीगल ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर एंड जूनियर असिस्टेंट एंड कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड इन स्टेट पावर कंपनीज ऑफ राजस्थान। जो राजस्थान की जो पावर कंपनियां हैं यानी कि जो आरवीपीएन है, आरवीएनएल है और जेवीवीएनएल है और एवीवीएनएल और जेडीवीवीएनएल, यानी कि इन कंपनियों में जो हाल ही में जो रिक्वायरमेंट जारी किया गया है राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की तरफ से, उनके लिए जो पद है ये, इन पे जो सिलेबस है उसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि जो सिलेबस है वो क्या रखा गया है और जो एग्जाम फीस है दोस्तों वो क्या रखी गई। और इसके अलावा दोस्तों जो एज लिमिट है उसके बारे में भी मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि जो राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड है उसने जो क्या क्राइटेरिया रखा है एग्जाम के लिए और जो क्या सिलेबस है वो रखा है। तो दोस्तों आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हो, इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि जो राजस्थान की जो पांचों विद्युत कंपनियां हैं, जैसे राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और जो जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, इसके अलावा दोस्तों अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, यानी कि ये जो पांचों कंपनियां हैं इनका जो कार्य क्षेत्र है वो ये है और ये जो भर्ती है वो इन जिलों के लिए यानी कि इन क्षेत्रों के लिए की जा रही है। और इसके अलावा दोस्तों हम नीचे चलते हैं, जो सिलेबस वगैरह है उसकी जो डिटेल है वो देख लेते हैं कि इसमें जो सिलेबस है वो किस तरह का। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक बार हम इसकी जो सैलरी है उस पर जो नजर है वो डाल लेते हैं। यानी कि दोस्तों जो राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी जारी की गई है पदों पर, उनके लिए दोस्तों जो सैलरी है वो क्या रहने वाली है। तो दोस्तों आप इसमें साफ साफ देख सकते हो कि जो पहला है इसमें असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, तो दोस्तों वो L11 यानी कि L11 का जो है वो पद है। इसमें दोस्तों जो मिनिमम जो पे मैट्रिक्स है वो क्या रहेगा दोस्तों, वो रहेगा 37,800 रुपए। और यानी कि जो फिक्स्ड रिम्यूनरेशन ड्यूरिंग पीटी पीरियड है दोस्तों, यानी कि जो ट्रेनिंग पीरियड होता है 2 साल का, उसमें जो सैलरी है वो रहने वाली है 26,500। इसके अलावा दोस्तों जो जूनियर लीगल ऑफिसर है उसमें L10 यानी कि लेवल 10 रहेगा और इसका जो मिनिमम जो बेसिक पे मैट्रिक्स है दोस्तों वो 33,800 रुपये रहेगा और ट्रेनिंग के समय दोस्तों वो जो सैलरी है वो 23,700 रुपये रहेगी। और इसके अलावा दोस्तों जो जूनियर अकाउंटेंट है उसमें दोस्तों L10 यानी कि इसमें भी लेवल 10 रहेगा और इसमें भी 33,800 रुपये जो मिनिमम जो पे मैट्रिक्स है बेसिक पे वो रहेगा। इसके अलावा दोस्तों जो ट्रेनिंग के समय जो सैलरी है वो रहेगी इसमें भी 23,700 रुपये। और दोस्तों जो स्टेनोग्राफर है वो भी लेवल 10 का है यानी कि LT10 है, इसमें भी दोस्तों जो मिनिमम पे मैट्रिक्स है बेसिक पे वो 33,800 रुपये रहेगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें भी जो ट्रेनिंग पे है यानी कि ट्रेनिंग के समय जो सैलरी है वो 23,700 रुपये रहेगी। इसके अलावा दोस्तों जो पांचवा है यानी कि जो पांचवा पद है जूनियर असिस्टेंट एंड कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड, यानी कि जो LDC का पद है दोस्तों उसमें जो L5 जो पे मैट्रिक्स है वो रहेगा, यानी कि इसमें 20,800 रुपये पर मंथ जो सैलरी है वो रहेगी। लेकिन जो ट्रेनिंग पीरियड है दोस्तों उसमें 14,600 रुपये आपको दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये तो थी जो सैलरी है उसके बारे में जानकारी, यानी कि जो राजस्थान में जो विद्युत विभाग है उसमें जो सैलरी है वो किस तरह से दी जाती है, यानी कि ट्रेनिंग के समय कितनी दी जाती है और जो फिक्स जो सैलरी होती है वो कितनी होती है, यानी कि ट्रेनिंग के बाद में, यानी कि जो 2 साल का प्रोबेशन काल होता है उसके बाद में जो सैलरी होती है वो कितनी होती है। अब दोस्तों जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है यानी कि कौन कौन इसमें जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकता है, और दोस्तों इसमें साफ साफ दिया हुआ है, डिटेल से दिया हुआ है कि इसमें जो फॉर्म है वो कौन कौन फिलअप कर सकता है। तो दोस्तों आप इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें देख सकते हो कि जो पहला पद है असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, उसमें दोस्तों जो कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया और इक्विवेलेंट अलोंग विथ, यानी कि दोस्तों इस पद के लिए अप्लाई करने के लिए एक ग्रेजुएशन डिग्री की जरूरत होगी, वो भी किसी भी भारत में यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी से वो पास किया हुआ होना चाहिए। और वो किसके कानून के तहत होनी चाहिए, वो होनी चाहिए इंडिया के कानून के तहत। और दोस्तों जो ग्रेजुएशन डिग्री है वो किन किन चीजों में होनी चाहिए वो इसमें साफ साफ दिया हुआ है, आप इसमें आसानी से देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों जो और यानी कि जो अथवा में दिया हुआ है इसमें, यानी कि ग्रेजुएशन डिग्री के अलावा ये जो डिग्रियां हैं वो भी होना आवश्यक है। फिर दोस्तों इसमें जो दूसरे नंबर पर है यानी कि जो अगला है इसमें जूनियर लीगल ऑफिसर, तो दोस्तों उसके लिए लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया और इक्विवेलेंट विथ 3 years कोर्स ऑफ प्रोफिशिएंसी पर्सनल डिग्री,
यानी कि दोस्तों इसमें जो 3 साल की जो डिग्री है वो भी किसमें, लो ग्रेजुएट में वो होना आवश्यक है। इसके अलावा दोस्तों जो 3 नंबर पर है जूनियर अकाउंटेंट, उसके लिए दोस्तों इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए ग्रेजुएशन डिग्री इन कॉमर्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। यानी कि इसमें आप कॉमर्स से या फिर जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है इससे किसी से भी एक डिग्री होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों या तो वो कॉमर्स से बीकॉम किया हुआ होना चाहिए और या फिर वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से जो डिग्री है वो किया हुआ होना चाहिए। फिर दोस्तों इसमें आगे दिया हुआ है, यानी कि इसमें और दिया हुआ है, इसके अलावा भी कुछ जो डिग्री है वो भी हो सकती है। तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हो कि और में कुछ और डिग्रियां दी हुई है, यानी कि कोई से भी इनमें से जो डिग्री अगर आपके पास में है तो वो इसके लिए एलिजिबल होगी। और इसके अलावा दोस्तों एंड दिया हुआ है, यानी कि कंप्यूटर कोर्स के लिए। और दोस्तों आप इसमें आसानी से देख सकते हो कि जो कंप्यूटर कोर्स है वो भी एलिजिबल है। इसमें अलग अलग जो कंप्यूटर के कोर्स है उनके बारे में डिटेल दी गई है। इनमें से कोई सा भी एक आपके पास में कंप्यूटर जो कोर्स है वो होना चाहिए। और दोस्तों इसके अलावा जो RCIT का जो कोर्स है ना, वो भी इसमें चलेगा। यानी कि अगर आपके पास में कोई सी भी कंप्यूटर की डिग्री नहीं है तो इसके अलावा जो 3 महीने का जो RCIT कोर्स है अगर आपने किया हुआ है तो वो इसमें एलिजिबल होगा। फिर दोस्तों इसमें जो चौथा है, यानी कि जो स्टेनोग्राफर है, और दोस्तों स्टेनोग्राफर के लिए इसमें दिया हुआ है, यानी कि ए कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और इक्विवेलेंट। यानी कि कोई भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन डिग्री का होना चाहिए, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट से अगर उसने ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है, यानी कि कॉलेज पास कर रखा है 3 साल का, तो वो इसमें जो फॉर्म है वो लगा सकता है। और इसके अलावा दोस्तों द कैंडिडेट मस्ट बी प्रोसेस ओ और हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स कंडक्ट बाय DOEACC अंडर कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि इसके अलावा जो O लेवल का जो कंप्यूटर डिप्लोमा है वो उसके पास में होना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों जो और में दिया हुआ है, यानी कि इनमें से कोई सा भी आपके पास में हो सकता है, यानी कि चाहे वो कोपा से हो या फिर DPS से हो। इसके अलावा दोस्तों इसमें और कुछ दिया हुआ है, और में यानी कि अथवा में दिया हुआ है इसमें, यानी कि इनमें से कोई भी अगर आपके पास में डिप्लोमा यानी कि कंप्यूटर से संबंधित डिग्री है तो वो इसमें चलेगी। चाहे आपके पास में RCIT है तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। फिर अगला है दोस्तों इसमें जो 5वां है जूनियर असिस्टेंट कमर्शियल असिस्टेंट का। इसमें दोस्तों कुछ दिया हुआ है, यानी कि दोस्तों इसमें जो एलिजिबिलिटी है वह है कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। यानी कि अगर किसी भी स्टूडेंट ने 12वीं पास कर रखा है तो वो इसके लिए क्या होगा, एलिजिबल होगा। यानी कि 12वीं पास का जो स्टूडेंट है वो इस जूनियर असिस्टेंट कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड पद के लिए भर सकता है। और दोस्तों इसके अलावा उसके पास में जो O लेवल का हायर लेवल सर्टिफिकेट है वो होना जरूरी है। और दोस्तों इसके अलावा अगर उसके पास में अगर कंप्यूटर का दूसरा अगर कोई सर्टिफिकेट है, जैसे मान लो इनमें से कोई सा भी कंप्यूटर कोर्स अगर आपने किया हुआ है, चाहे वो 2 साल का कंप्यूटर कोर्स हो, चाहे वो 6 मंथ का हो, चाहे वो 3 महीने का कंप्यूटर कोर्स हो, वो सारे इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसमें अंत में दोस्तों इसमें देख सकते हो इसके लिए भी जो RCIT है वो आप लगा सकते हो। यानी कि अगर किसी ने 12वीं पास कर रखा है दोस्तों और प्लस उसके पास में RCIT है तो दोस्तों वो इसके लिए एलिजिबल है और वो इसमें कमर्शियल असिस्टेंट का जो फॉर्म है वो भर सकता है। फिर दोस्तों इसके अलावा कुछ इसमें और इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, उसमें आप पढ़ सकते हो कि कैंडिडेट्स मस्ट प्रोसेस वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटर्न इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। यानी कि अगर कोई भी स्टूडेंट ये फॉर्म भर रहा है तो दोस्तों उसे जो हिंदी रिटर्न यानी कि जो हिंदी राइटिंग होती है देवनागरी लिपि वो आनी चाहिए और जो राजस्थान का ज्ञान है वो होना जरूरी है। यानी कि जो राजस्थानी कल्चर है उसमें वो घुला मिला होना चाहिए, यानी कि उससे वाकिफ होना चाहिए। फिर दोस्तों इसमें कुछ और दिया हुआ है, जैसे फिजिकल फिटनेस है और एज है, यानी कि जो एज लिमिट है वो क्या है। तो दोस्तों इससे पहले हम देख लेते हैं जो फिजिकल फिटनेस है उसमें दोस्तों दिया हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट बी इन गुड मेंटल और बॉडीली हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम एनी मेंटल और फिजिकल डिफेक्ट लाइकली टू इंटरफेयर विथ द efficient performance of his duties as a member of service, and if selected must produce a certificate to that effect from a medical authority as may be notified the nigam for the purpose। यानी कि दोस्तों अगर कोई भी स्टूडेंट इसमें फॉर्म लगा रहा है इस बिजली विभाग में तो वह माइंडली एकदम फिट होना चाहिए, यानी कि उसका जो मानसिक संतुलन है वो एकदम स्वस्थ होना चाहिए, यानी कि वो मानसिक तौर पर स्वस्थ होना चाहिए, यानी कि जैसे पागल वगैरह है वैसा होना नहीं चाहिए। और इसके लिए दोस्तों आपको जब सिलेक्शन होगा उस समय, यानी कि जो सिलेक्टेड मस्ट प्रोड्यूस, तो उस समय दोस्तों आपको जो मेडिकल अथॉरिटी है उससे एक सर्टिफिकेट बनवा करके, यानी कि जो फिजिकल फिटनेस का जो प्रमाण पत्र वो बना करके जो निगम है यानी कि जो विद्युत विभाग है उसे देना होगा। फिर दोस्तों इसमें जो एज लिमिट है, और दोस्तों इसमें एज लिमिट पे दिया हुआ है
द कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड मस्ट हैव नॉट अटेंड इन द एज ऑफ 40 ईयर्स एज ऑन 01/01/2022। यानी कि दोस्तों इसके लिए जो एज क्वालिफिकेशन है यानी कि जो एज लिमिट है वो है 18 साल, यानी कि मिनिमम वो 18 साल का होना चाहिए और अधिकतम वो 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो भी 1 जनवरी 2022 तक ये जो है एज है वो काउंट की जाएगी। फिर दोस्तों इसके अलावा इसमें कुछ और दिया हुआ है, जैसे मान लो इसमें जो 5 कंपनियां हैं और 5 कंपनियों में इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर के लिए जो अपर एज लिमिट है ज़्यादा से ज़्यादा वो 42 साल का होना चाहिए 1/1/2022 तक, और जूनियर लीगल ऑफिसर के लिए वो 42 साल का होना चाहिए, और जूनियर अकाउंटेंट के लिए दोस्तों वो 42 साल का होना चाहिए। कब तक होना चाहिए दोस्तों, इसमें साफ साफ दिया हुआ है 1/1/2022 तक। वहीं स्टेनोग्राफर के लिए 43 साल का और 42 साल का दोनों चलेगा। इसके अलावा दोस्तों जूनियर असिस्टेंट और जूनियर कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड के लिए 42 साल का होना चाहिए। और ये जो सारा क्राइटेरिया वो जो बिजली विभाग की जो 5 कंपनियां उसमें एलिजिबल रहेगा। फिर दोस्तों इसमें आगे दिया हुआ है जैसे जो एज में अगर कोई छूट है तो उसके बारे में इसमें दिया हुआ है दोस्तों, यानी कि किन किन कैंडिडेट को जो एज लिमिट है उसमें छूट दी जाएगी। इसमें दिया हुआ है कि 5 ईयर्स इन द केस ऑफ मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट, यानी कि जो SC वाले जो भी कैंडिडेट है उन्हें 5 साल की छूट दी गई है। उसके अलावा ST को भी 5 साल की छूट है, और बैकवर्ड क्लास यानी कि जो BC है उसे भी 5 साल की छूट है, एंड मोर बैकवर्ड क्लास यानी कि MBC है उन्हें भी 5 साल की छूट दी गई है। इसके अलावा दोस्तों 5 साल की जो छूट है वो किसे दी गई है, वो दी गई है दोस्तों इसमें 5 ईयर्स इन द केस ऑफ वुमेन कैंडिडेट ऑफ अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS, यानी कि दोस्तों अगर कोई जनरल की अगर कोई महिला है तो उसे भी 5 साल की छूट है, और जो EWS से अगर कोई भी स्टूडेंट है चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो उसे भी 5 साल की छूट दी गई है। इसके अलावा दोस्तों 10 साल की जो छूट है वो किसे दी गई है, उसमें दोस्तों देख सकते हो आप 10 ईयर्स इन द केस ऑफ वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST BC एंड MBC। अगर कोई भी महिला SC ST और BC यानी कि OBC और MBC से है तो उसे 10 साल की छूट इसमें दी गई है। तो यानी कि दोस्तों ये जो एज लिमिट है उसमें ये जो छूट है वो अलग अलग जो कास्ट वाइज है वो दी गई है, यानी कि आरक्षण के हिसाब से जो एज लिमिट है उसमें छूट दी गई है। अब दोस्तों इसमें जो एप्लीकेशन फीस है उसके बारे में, यानी कि एप्लीकेशन फीस दोस्तों इस वैकेंसी में सबसे ज्यादा यानी कि सर्वाधिक रखी गई है, जो आप देख सकते हो एक तरफ 1600 रुपए दिया हुआ है और एक तरफ 1400 रुपए दिया हुआ है। यानी कि दोस्तों 1600 रुपए किन कैंडिडेट्स को पे करना है और 1400 रुपए किन कैंडिडेट्स को पे करना है। तो दोस्तों हम देखते हैं इसमें पहला है दोस्तों इसमें UR यानी कि जनरल EWS इफ एनुअल इनकम ऑफ फैमिली इज RS 2.50 लाख और मोर, यानी कि अगर कोई भी कैंडिडेट्स जो जनरल से है या EWS से अगर उनकी जो फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से अधिक है तो उन्हें 1600 रुपए देने होंगे, यानी कि 1600 रुपए उनके जो चालान है वो कटेगा। फिर दोस्तों इसमें दूसरा है कि UR जनरल EWS इफ एनुअल इनकम ऑफ फैमिली इज लेस देन RS 2.50 लाख SC ST BC MBC PW BD और PH। अगर दोस्तों कोई जनरल से है और EWS से भी है साथ में और इसके अलावा दोस्तों जो SC ST BC यानी कि OBC MBC और PW BD या PH से हैं तो अगर उनकी जो वार्षिक आय है 2.50 लाख यानी 2.5 लाख रुपए से कम है तो दोस्तों उन्हें 1400 रुपए पे करने होंगे। यानी कि दोस्तों ये जो एप्लीकेशन फीस है वो काफी बड़ी मात्रा में यानी कि सर्वाधिक रखी गई है, जो दोस्तों आज तक की किसी भी भर्ती में नहीं रखी गई थी। फिर आगे दोस्तों इसमें इसके कुछ पॉइंट दिए हुए हैं वो देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों बैंक ट्रांजैक्शन चार्जेस फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस इंटीमेशन चार्जेस विल हैव टू बी बोर्न बाय द कैंडिडेट। तो दोस्तों इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि इन पैसों के अलावा भी अगर बैंक चार्जेस ऑनलाइन लगते हैं तो वो भी आपको चुकाने पड़ेंगे। फिर दोस्तों इसमें तीसरा पॉइंट पेमेंट ऑफ फीस थ्रू ऑनलाइन मोड इज अवेलेबल ओनली फ्रॉम 2 मार्च 2021 से 22 मार्च 2021 तक, यानी कि जो पेमेंट करने का जो समय है वो 2 मार्च 2021 से 22 मार्च 2021 तक ही रहेगा। यानी कि इस डेट के मध्य जो है वो आप ऑनलाइन मोड में जो चालान है वो जमा करवा सकते हो, यानी कि जो फीस है वो पे कर सकते हो। फिर अगला बिंदु है दोस्तों इसमें जो चौथा बिंदु है इसमें दोस्तों दिया हुआ है दोज UR जनरल EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स हुज एनुअल फैमिली इनकम इज लेस देन RS 2.50 लाख एंड आर डिपॉजिटिंग RS 1400 as applications fees on this ground will have to produce documents in support of their annual family income at the time of document verification। अगर दोस्तों कोई भी जनरल का या EWS का जो कैंडिडेट है वो 1400 रुपये पे करता है, यानी कि अगर वो फॉर्म में 2.5 लाख रुपए से कम अपनी आय को दर्शाता है और वो 1400 रुपये पे करता है तो दोस्तों जब ज्वाइनिंग का समय आएगा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जब समय आएगा उस समय उसको जो ये प्रमाण पत्र है वो जमा करवाना पड़ेगा कि उसकी जो वार्षिक आय है उसकी पारिवारिक वार्षिक आय वो 2.5 लाख रुपए से कम है। फिर अगला बिंदु है दोस्तों इसमें
कुछ और जो बिंदु है दोस्तों इसमें साफ साफ दिए हुए हैं। अब दोस्तों पेमेंट ऑफ फीस का जो तरीका है, यानी कि आप ऑनलाइन किस माध्यम से जो फीस है वो जमा करवा सकते हो, तो दोस्तों इसमें साफ साफ दिया हुआ, आप दूसरे नंबर के पॉइंट को देख सकते हो। इसमें दोस्तों है डेबिट कार्ड से आप अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हो। और डेबिट कार्ड दोस्तों रुपए हो, चाहे वीजा हो, चाहे मास्टर कार्ड हो, चाहे मेस्ट्रो कार्ड हो, वो सारे चलेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप क्रेडिट कार्ड से भी जो ऑनलाइन पेमेंट है वो कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी कर सकते हो, और IMPS के माध्यम से भी कर सकते हो, और वहीं कैश कार्ड्स और मोबाइल वॉलेट के माध्यम से भी आप जो ये पेमेंट है वो कर सकते हो। और दोस्तों इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो बात है वो बताई गई है इसमें कि आफ्टर सबमिटिंग पेमेंट इंफॉर्मेशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्लीज वेट फॉर द इंटीमेशंस फ्रॉम द सर्वर, डू नॉट प्रेस बैक और रिफ्रेश बटन इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल चार्जेस। अगर दोस्तों आप उसमें पेमेंट कर रहे हो, यानी कि पूरा फॉर्म भरने के बाद में आपने पेमेंट किया है, तो दोस्तों वो जो सर्वर है वो काफी देर तक चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बैक आ जाओ, दोस्तों आपको बैक और रिफ्रेश नहीं करना है। अगर दोस्तों आप उस समय यानी कि पेमेंट करते वक्त अगर नेट धीरे हो जाता है तो आप बैक और रिफ्रेश कर देते हो, तो हो सकता है कि आपको वहां पर डबल चार्ज भी चुकाना पड़े। फिर दोस्तों अगर आप ऑनलाइन जो पेमेंट है वो जमा करवा देते हो, उसके बाद में आपको दोस्तों एक ई रिसिप्ट यानी कि जनरेट की जाएगी, उसको आपको जो संभाल कर रखना है। अब दोस्तों जो सिलेबस है उसके बारे में हम बात करेंगे, यानी कि इसमें जो सिलेबस है वो क्या रहेगा और जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा। तो दोस्तों इसमें पहला बिंदु है, इसमें दिया हुआ है कि कंप्यूटर बेस्ड कॉमन रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, जूनियर लीगल ऑफिसर एंड जूनियर अकाउंटेंट। यानी कि ये जो 3 पोस्टें हैं जिनमें असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर का है और जूनियर लीगल ऑफिसर का है, जूनियर अकाउंटेंट का, यानी कि इन तीनों पोस्टों के लिए सेल बी कंडक्ट थ्रू ऑनलाइन मोड, यानी कि एक ही एग्जाम होगा और वो भी ऑनलाइन किया जाएगा। वहीं द क्वेश्चंस पेपर सेल बी इन 2 पार्ट्स ऑफ टोटल 2 hours ड्यूरेशन, यानी कि इसका जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों वो 2 पार्ट में आएगा और 2 घंटे का पेपर रहेगा। कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ ओनली एज डिटेल्ड हेयर अंडर, यानी कि इसमें जो क्वेश्चन है दोस्तों वो कौन से आएंगे, वो आएंगे दोस्तों MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि इसमें दोस्तों जो एबे सदे वाले जो क्वेश्चन है वही आएंगे। अब दोस्तों इसका जो पेपर है यानी कि जो असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर उसका जो पेपर है, तो दोस्तों उसमें जो पहला पार्ट आएगा उसमें दोस्तों 2 सेक्शन आएंगे, सेक्शन A और सेक्शन B। तो दोस्तों इसमें जो पहला पार्ट है उसका 60% वेटेज रहेगा। तो दोस्तों इसमें पहला सेक्शन तो ये होगा और दूसरा सेक्शन ये होगा, यानी कि ये दोनों मिलाकर के इन दोनों सेक्शन का जो है वो 60% जो है वेटेज रहेगा। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा पार्ट है और दूसरे पार्ट में दोस्तों जो वेटेज है वो कितना रहेगा, दोस्तों उसमें साफ साफ दिया हुआ है, उसका जो वेटेज है वो 40% रहेगा। और 40% का जो वेटेज रहेगा दोस्तों उसमें जो रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस है, हिंदी जनरल है और जनरल इंग्लिश है, ये उसमें आएंगे। और जो 60% का वेटेज था दोस्तों उसमें जो सब्जेक्ट्स है उससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो आएंगे। और दोस्तों आप इसमें जो फुल डिटेल है, जो एडवर्टाइजमेंट है, उसमें आप देख सकते हो कि जो कौन कौन से टॉपिक है वो आने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आगे दिया हुआ है, यानी कि इसमें जो दूसरा है यानी कि जो B है, जूनियर लीगल ऑफिसर है दोस्तों, उसमें भी जो है पार्ट A और पार्ट B, यानी कि 2 पार्ट में जो पेपर है वो आएगा जूनियर लीगल ऑफिसर के लिए। और इसमें जो दोस्तों पहला पार्ट है उसका भी क्या रहेगा, 60% वेटेज रहेगा, और जो दूसरा पार्ट है दोस्तों उसका 40% वेटेज रहेगा, जिसमें 60% वेटेज दोस्तों सब्जेक्ट से संबंधित आएगा। और जो 40% वेटेज वाला जो दूसरा पार्ट है यानी कि B पार्ट है उसमें दोस्तों जो जनरल इंग्लिश है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, या फिर जो GK है, या फिर जो जनरल साइंस है, ये उससे संबंधित आएंगे। फिर अगला है दोस्तों इसमें आप इसमें दोस्तों इसमें देख भी सकते हो, इसमें कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, यानी कि इन टॉपिक के आधार पर जो ये पेपर है वो आगे आने वाला है। फिर दोस्तों जो जूनियर अकाउंटेंट है, और दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट है उसमें भी लगभग जो पहला पार्ट है, यानी कि इसमें भी दोस्तों जो एक ही पेपर होगा लेकिन 2 पार्ट में होगा। पहला पार्ट दोस्तों इसमें 60% वेटेज का रहेगा जूनियर अकाउंटेंट के लिए, और जो दूसरा पार्ट है दोस्तों वो 40% वेटेज का रहेगा। और दोस्तों पहला जो पार्ट है वो सब्जेक्ट से संबंधित रहेगा, जैसे मान लो इसमें बीकॉम है तो दोस्तों बीकॉम यानी कि कॉमर्स से संबंधित क्वेश्चन आएंगे पहले पार्ट में। और जो दूसरा पार्ट है दोस्तों वो सभी के लिए कॉमन रहेगा, जिसमें दोस्तों रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है और जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस है, वही हिंदी जनरल है और इंग्लिश जनरल है, ये इसमें आने वाले हैं। फिर दोस्तों आगे इसमें कुछ टॉपिक भी दिए हुए हैं दोस्तों, साथ में ये जो टॉपिक है ये दिए हुए हैं और इसके आधार पर ये जो पेपर वो बन करके आएगा, यानी कि इन टॉपिक में से ही जो क्वेश्चन है वो बन करके आएंगे। अब दोस्तों जो स्टेनोग्राफर एंड जूनियर असिस्टेंट कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड है, तो दोस्तों इसके लिए जो एग्जाम्स है यानी कि जो वो 2 फेज में होंगे, यानी कि जो पहला फेज होगा उसमें दोस्तों जो पेपर है वो होगा, और जो दूसरा फेज होगा उसमें दोस्तों जो टाइपिंग है वो होगा। यानी कि अब स्टेनोग्राफर है, स्टेनोग्राफर में दोस्तों जो पहला फेज है उसमें 40% वेटेज रखा गया है, यानी कि ये जो पेपर होगा जिसमें
रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस, हिंदी जनरल और इंग्लिश जनरल, ये 40% वेटेज के साथ में पेपर होगा। फिर इसमें दोस्तों जो दूसरा फेज होगा, दोस्तों जो दूसरा फेज है उसमें जो है दोस्तों 60% वेटेज रखा गया है, यानी कि सेकंड फेज का कितना वेटेज होगा 60%। और इसमें दोस्तों जो टाइपिंग है वो होने वाली है, जैसे इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट 10 मिनट में होगा और पैसेज इन इंग्लिश वो दोस्तों 60 मिनट में लिया जाएगा और हिंदी शॉर्ट एंड टेस्ट के लिए 10 मिनट दिया जाएगा दोस्तों। वहीं जो पैसेज हिंदी होगा वो 70 मिनट का होगा, यानी कि ये तो जो है टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा और ये जो है 100 मार्क्स के होंगे, यानी कि 200 नंबर का ये जो पेपर है वो होने वाला है। फिर अगला है दोस्तों इसमें जो जूनियर असिस्टेंट एंड कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड का है, तो दोस्तों इसमें भी जो पहला फेज है उसमें 40% का जो वेटेज है वो रखा गया है। इसमें भी दोस्तों जो स्टेनोग्राफर है उसी की तरह जो पेपर होगा, यानी कि पेपर में रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस, हिंदी जनरल और इंग्लिश जनरल आने वाली है। इसके अलावा दोस्तों इसका जो सेकंड फेज है उसमें दोस्तों जो टाइपिंग है वो दी जाएगी और टाइपिंग में दोस्तों आप इसमें देख सकते हो इसका जो वेटेज है उस 60% रखा गया है, यानी कि दोस्तों स्टेनोग्राफर और जो कमर्शियल असिस्टेंट है इन दोनों में जो है 2 फेज में एग्जाम लिए जाएंगे। पहला फेज तो होगा पेपर का और दूसरा फेज होगा टाइपिंग का, और दोनों में जो पहला फेज है वो 40% वेटेज का होगा और दूसरा जो फेज है वो 60% वेटेज का रखा गया, यानी कि टाइपिंग का जो फेज है वो 60% का रखा गया है। तो दोस्तों इसमें भी 2 पेपर होने वाले हैं, एक तो होगा दोस्तों इंग्लिश का और एक दोस्तों हिंदी का। तो दोस्तों हिंदी में जो होगा स्पीड टेस्ट होगा वो 10 मिनट में 25 मार्क्स का होगा और वहीं जो इफिशिएंसी टेस्ट है दोस्तों वो भी 10 मिनट का 25 नंबरों का होगा। वहीं दोस्तों जो इंग्लिश कंप्यूटर का होगा, इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, यानी कि जो कंप्यूटर पे इंग्लिश का जो टेस्ट है वो लिया जाएगा, उसमें दोस्तों स्पीड टेस्ट 10 मिनट में 25 नंबर का होगा और इफिशिएंसी टेस्ट दोस्तों 10 मिनट में 25 नंबर का होगा। तो दोस्तों जो विद्युत विभाग है उसमें इस तरह के जो पेपर है वो लिए जाएंगे। अब दोस्तों इसके आगे जैसे मान लो इसकी जो एप्लीकेशन जो ऑनलाइन फॉर्म की जो डेट है, तो दोस्तों इसमें जो फॉर्म है वो 2 मार्च 2021 से भरना शुरू हो जाएंगे और 22 मार्च 2021 तक फॉर्म भरे जाएंगे। अब दोस्तों जो एग्जाम सेंटर है, यानी कि लिस्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर एंड जूनियर लीगल ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर एंड जूनियर असिस्टेंट एंड कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड, यानी कि दोस्तों ये जो एग्जाम्स है वो कहां कहां पर लिए जाएंगे, यानी कि इनका जो सेंटर है वो कहां कहां पर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप इसमें साफ साफ देख सकते हो, इसमें दिया हुआ है, यानी कि जो पहला है दोस्तों इसमें राजस्थान में दोस्तों आप इसमें देख सकते हो आबू रोड, अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर और उदयपुर, यानी कि ये सेंटर राजस्थान में रखे गए हैं दोस्तों। वहीं जो दिल्ली एनसीआर है तो वहां पर दोस्तों दिल्ली है, फरीदाबाद है, गाजियाबाद है, ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव है। दोस्तों ये वही सेंटर है जो पिछली बार की जो भर्ती हुई थी बिजली विभाग में एलडीसी की, उसमें जो सेंटर रखे गए हैं और उन्हीं सेंटरों को वापस इसमें रखा गया है, यानी कि राजस्थान के बाहर भी इसमें जो एग्जाम सेंटर है वो दिए जाएंगे। और दोस्तों आप इसमें देख सकते हो अब है पंजाब में दोस्तों बठिंडा और संगरूर रहेगा और गुजरात में दोस्तों अहमदाबाद है, गांधीनगर है, मेहसाणा है, आनंद है, राजकोट और वडोदरा रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों जो महाराष्ट्र है उसमें मुंबई, नवी मुंबई, नागपुर रखा गया है और जो मध्य प्रदेश है दोस्तों उसमें भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और उज्जैन रखा गया है, यानी कि दोस्तों ये जो एग्जाम होने वाला है वो राजस्थान के बाहर दूसरे सेंटर पर भी लिया जाएगा। तो इसमें दोस्तों आप जो है अपना जो सेंटर है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और दिल्ली और राजस्थान इनमें से कहीं भी जो अपना एग्जाम सेंटर है वो ले सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों जो एग्जाम सिलेबस है, सेंटर है और जो फीस का जो क्राइटेरिया है या एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है और उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।